हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर ऑफिशियल क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 के बारे में। चैप्टर नंबर 5 तक हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है और अच्छे से मैंने आपको चीज़ें समझा दी हैं। ये भी हम लोगों ने बिल्कुल शॉर्ट तरीके से याद किया है कीवर्ड मेथड के द्वारा, जैसे कि हम लोग हमेशा ही पढ़ते हैं कीवर्ड मेथड। ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। बस मेरी बातों को ध्यान से सुनना, हो सके तो लिख लेना, ना लिख पाओ तो बस सुन लेना, याद हो जाएगा। सुनो जरा, शुरुआत करते हैं। जरा पोषण से बात करो। पोषण क्या होता है? हम लोग जो भी भोजन खाते हैं, जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, उसे खाने की प्रक्रिया जो है, भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया है, वही हमारी पोषण कहलाती है। तो जीव द्वारा भोजन के ग्रहण करने की प्रक्रिया को ही हम पोषण कहते हैं। पोषण की विधियां भी होती हैं। कैसे कैसे भैया? कुछ जानवर तो हमारे स्वपोषण करते हैं, कुछ परपोषण करते हैं। स्वपोषण क्या होता है? स्वपोषण ऐसे जानवरों का भोजन माना जाता है, या ऐसे पेड़ पौधे जैसे भोजन करते हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधे कभी किसी को मारते नहीं हैं, कभी किसी से दूसरे से भोजन नहीं लेते हैं। वो खुद ही सूर्य की उपस्थिति में हीमोग्लोबिन की सहायता, क्लोरोफिल की सहायता से भोजन को बनाते हैं। कैसे बनाते हैं आपको पता है, हम लोगों ने पढ़ा होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। ठीक है, आगे होगी तो मैं आपको बताऊंगा। तो वो ऐसे भोजन बना लेते हैं। मतलब जो भोजन स्वयं से ही तैयार किया जाए, जिस पे किसी दूसरे पर आश्रित ना होना पड़े, वह स्वपोषण कहलाता है। ऐसा भोजन जिसे प्राप्त करने के लिए दूसरों पर आश्रित होना पड़े, या दूसरों से प्राप्त किया हुआ भोजन परपोषी कहलाता है। कैसा कहलाता है? परपोषी कहलाता है, परपोषण कहलाता है। अब परपोषण करने वाले जानवरों को हम परपोषी बोलेंगे। तो विषमपोषी या परपोषी जो जानवर होंगे, वो सारे के सारे परपोषण करते हैं। स्वपोषण कौन करता है? आप बोलोगे स्वपोषण पेड़ पौधे करते हैं। ठीक है, अगर आपसे यहीं पे मैं बात करूं, ध्यान से सुनना कि परपोषण में हम लोग कई तरीके के जानवरों को देखते हैं जो परपोषण करते हैं। उनमें से एक तरीके के जानवर होते हैं मृतजीवी, जिनका नाम ही तुम समझ गए, मरे हुओं पे खुद जी रहे हैं। मृत और जीवी मतलब मुर्दों की जिंदगी में इनकी जिंदगी चल रही है। कैसे भैया? आप बोलोगे ऐसे जीव जंतु या ऐसे जानवर भैया जो मृत शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे जीव जो मृत शरीर से अपना भोजन प्राप्त कर लें, वो क्या कहलाते हैं? मृतजीवी। जैसे कि ईस्ट हो गया, फफूंद हो गया, फंजाई हो गया। तो फफूंदी हो गई, ईस्ट हो गई, तो ये मृत डेड बॉडी में भी लग जाते हैं। फफूंदी लग जाती है कि नहीं, स्मेल देने लगती है। तो ये कैसे होते हैं? मृतजीवी, जिनको जिंदा और मरे से कोई फर्क नहीं है, मरे जानवरों में ही लग जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करें अगर परजीवी की, तो परजीवी ऐसे होते हैं जो भी, ये भी दूसरों पर ही डिपेंड है, लेकिन ये ऐसे जानवरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं जो जिंदा हैं। ठीक है, तो दूसरों से प्राप्त करते हैं भोजन, लेकिन जीवित प्राणियों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जीवित प्राणियों से प्राप्त करने वाले परजीवी हैं। मृत जानवरों से, मृत प्राणियों से प्राप्त करने वाले जो हैं वो मृत जीवी हैं। जैसे जूं हो गया, हमारा जुआ जो होते हैं सर में, वो सारे हम लोग जीवित हैं, तो हम लोगों का खून पीते रहते हैं। ऐसे किलनी हो गई, किलनी सबको पता होगी, गाय या भैंस होती हैं जो गाँव में, उनके एक तरीके का ये होता है, या बोल सकते हो ये उनका खून पीता रहता है ना, ऐसे निकाल करके फिर इनको मार दिया जाता है। और इसके लिए कुछ इनकी दवा भी आती है, आई थिंक, मुझे भी इतना याद नहीं है। सबने देखा होगा गांव में, अपने यहाँ भी आपके जो गायें होती हैं उनके गले के पास देखना, ही चिपकी रहती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें प्राणी संभोजी की, प्राणी संभोजी ऐसे भैया पदार्थों का भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं जो या तो ठोस के रूप में होते हैं या तो तरल के रूप में। जैसे हम लोग हो गए, हम लोग क्या करते हैं, भोज्य पदार्थों को ऐसा नहीं कि सिर्फ खा लिया, हम लोगों को भोज्य पदार्थों को पचा करके उनसे ऊर्जा भी प्राप्त करनी होती है। तो ऐसे प्राणी जो भोजन को ठोस या तरल पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं और उनको पचाकर उनसे ऊर्जा भी प्राप्त करते हैं, प्राणी संभोजी कहलाते हैं। अब ये अपनी प्रक्रिया को 5 से 4 या 5 चरणों में पूरा करते हैं। देखना कौन कौन से चरण हैं। प्राणी संभोजी पहले तो भोजन में क्या करेगा, पहले चरण में मेरे भाई ध्यान रखना, पहले चरण में भोजन को क्या करेगा, अंतर्ग्रहण मतलब खाएगा। पहले तो खाएगा भैया, काहे की सहायता से खाता है, मुख की सहायता से खाएगा। फिर दूसरे नंबर पे भोजन क्या होगा, अंदर जाएगा धीरे से भैया, तो पाचन प्रक्रिया होगी हमारी पेट में। कहाँ पे होगी? ये छोटी आंत में होती है जाके। कहाँ होती है भैया? ये छोटी आंत में पाचन प्रक्रिया हो जाएगी। अब छोटी आंत में पाचन प्रक्रिया होने के बाद क्या हो जाएगा, पोषक तत्वों को क्या किया जाएगा, इनका अवशोषण कर लिया जाएगा। पोषक तत्वों का क्या किया जाएगा, अवशोषण कर लिया जाएगा। उसके बाद जो फालतू की चीज़ें बचेंगी, जिनको हमें शरीर में कोई ज़रूरत नहीं है, उनको बाहर निकाल देना है, तो वो हमारे उत्सर्जी अंग मल द्वारों के द्वारा क्या हो जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा या उत्सर्जन कर दिया जाएगा, जो कि बड़ी आंत के द्वारा प्रक्रिया पूर्ण होगी। कोई समस्या किसी को? पूरी बात समझ में आ गई? बोलोगे हाँ पूरी बात समझ में आ गई। हमने कहा एक शॉर्ट फॉर्म में अगर इस पूरी प्रक्रिया को आप पढ़ना चाहें तो पूरी की पूरी प्रक्रिया एक शॉर्ट फॉर्म में कैसे देखी जा सकती है। दांतों की सहायता से हम भोज्य पदार्थों
पदार्थों को पीसते हैं, पीसा जाता है दांतों की सहायता से। फिर लार ग्रंथियों की सहायता से इसमें उपस्थित स्टार्च को सरल हाइड्रोकार्बन में अपघटित किया जाता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स में, ठीक है। आगे सुनना जरा। फिर बोलेंगे भैया फिर आहार नलिका की सहायता से ये भोजन आमाशय में जाता है। कहाँ जाता है? आमाशय में। फिर आमाशय में जठरीय रसों या जठरीय एंजाइमों की सहायता से प्रोटीन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है? आमाशय में काहे से गया? आहार नलिका से। जो हमारी एसोफेगस ओफेगस होती है उससे भैया कहाँ जाता है? ये स्टमक में जाता है। पेट में जाने के बाद जो जठरीय एंजाइम होते हैं, जठरीय एंजाइम इसमें प्रोटीन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं। फिर छोटी आंत के अंदर एक प्रक्रिया होगी, पूरी पाचन की प्रक्रिया। फिर छोटी आंत का ही अगर हम बात करें तो इसके पहले वाला भाग जिसको हम ग्रहणी बोलते हैं, उसमें क्या होता है? अग्नाशय में रस होता है और यकृत से स्रावित पित्त होता है, जो कि भोजन पर क्रिया करता है। क्या करता है? भोजन पर क्रिया करता है। साथ ही साथ याद रखना, एंजाइम जो है वो भोजन की प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इन सब का पाचन करता है। इन सब का क्या करता है? पाचन करता है। बात याद रखना, पित्त पदार्थों का इमल्सन बनाने में सहायता करता है। आंत का दूसरा भाग भी होता है जिसे इलियम कहा जाएगा। यह उन सब चीज़ों को अवशोषित करेगा और अवशोषित करने के बाद जो कि ये हमारा लिखा है पोषण, क्या लिखा है यहाँ पे? ये क्या लिखा? पोषक तत्व होगा यहाँ पे, ठीक है। ये साफ नहीं दिखाई पड़ रहा, वेट करना है, यहाँ पे देख लो जरा। ये होगा पोषक तत्व। इससे होता क्या है कि पोषक तत्व जो होते हैं वो आंत में अंकुरों के द्वारा अवशोषित होकर के रुधिर में, भरे ब्लड में, यकृत में, लसिका में, इन सब में चले जाते हैं। इन तरीके से बाकी सारी चीज़ें होती हैं। अभी भी हमारे पदार्थ कुछ बच जाते हैं जो अपचित पदार्थ होते हैं। वो पदार्थ बड़ी आंत में जाएंगे, बड़ी आंत में पहुंच जाएंगे और उसके बाद भैया हम क्या करेंगे? इनके बाहर निकलने की प्रक्रिया जो होगी उसे हम उत्सर्जन बोलेंगे। वही मल द्वारा, मूत्र द्वारा ये हमारे बॉडी से बाहर निकल जाएंगे, जो भी वेस्टेज होता है। आप सभी को ये बातें पता हैं। हमने कहा जरा बताओ, प्राणी संभोजी जो है वो कितने प्रकार के आपने देखे हैं? आप बोलोगे भैया प्राणी संभोजी में हम लोगों की बात की जाए तो हम लोगों में कुछ शाकाहारी भी हैं, कुछ मांसाहारी भी, कुछ सर्वाहारी भी हैं। शाकाहारी वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ साग सब्जी खाते हैं। मांसाहारी वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ मांस मछली खाते हैं। सर्वाहारी ये हैं भैया जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। मतलब ये दोनों का मिक्सड आउट मिक्सचर होते हैं। तो ये तीन तरीके के होते हैं। तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए। बिल्कुल शॉर्टेस्ट नोट्स हैं भैया, इससे ज़्यादा शॉर्टेड नोट्स कोई नहीं आपको दे सकता है। सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट है, ठीक है। मैं सुपरलेटिव डिग्री इसीलिए यूज कर रहा हूँ कि भैया सबसे ज़्यादा सरलतम भाषा में, सरलतम रूप से लिखे गए हैं। अगला सुनना, पूछा जाए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझाइए। आप बोलेंगे भैया कि हरे पौधों के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है। इसमें हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल को अंतर्ग्रहण करते हैं और सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से ऑक्सीजन और ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जो उनका भोज्य होता है, जो उनका भोजन होता है। भैया बात समझ में आ रही? यही पूरी प्रक्रिया हम लोगों की क्या बोली जाती है? यही पूरी की पूरी प्रक्रिया हम लोग बोलते हैं, किसके नाम से जानते हैं? आप बोलेंगे फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। अब भैया इसकी रिएक्शन क्या होती है? 6 मॉलिक्यूल्स हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, 6 CO2 लेते हैं, प्लस 12 H2O लेते हैं। इनको हम हीट करते हैं क्लोरोफिल की उपस्थिति में। बनता क्या है? C6H12O6 यानी ग्लूकोज बनता है, प्लस 6 H2O प्लस 6 O2 यानी ऑक्सीजन निकलता है भैया, और हम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तभी आप जब सुनते हो कि पेड़ पौधे जो होते हैं भैया ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, किस लिए? क्योंकि ये पूरे के पूरे वातावरण से क्या लेने की कोशिश करेंगे? CO2, और छोड़ेंगे क्या भैया? छोड़ेंगे O2। तो ये O2 छोड़ेंगे और CO2 ग्रहण करेंगे। तो भैया जब कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी एटमॉस्फेयर में तो इसका मतलब हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है O2 जो है ये ऑक्सीजन हमें ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। अब जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पे ये बातें भी आपको याद रखनी है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो दिन और रात्रि ये पौधों के लिए इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। भैया दिन में और रात में पौधों का किस तरीके से कार्य होता है पूरा समझना जरा। जो पौधे होते हैं वो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। रात में CO2 छोड़ते हैं, क्योंकि रात में सूरज तो होता नहीं है, भोजन तो ये बनाते नहीं है रात में।
और जब रात में ये भोजन नहीं बनाते हैं, क्लोरोफिल की क्रिया नहीं होती है, तो ग्लूकोज भी नहीं बनता और ऑक्सीजन भी नहीं निकलता, क्योंकि ऑक्सीजन भी तो निकलता तो सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से भोजन बनाने पर ही है, जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया है। तो निकलेगा तो तभी जब हम लोग कौन सी प्रक्रिया करते हैं, आप बोलेंगे जब पेड़ पौधे प्रक्रिया करेंगे प्रकाश संश्लेषण की, तभी निकलेगा वहाँ से ऑक्सीजन। रात में तो प्रकाश होता नहीं है, तो इसलिए रात में CO2 छोड़ेंगे और दिन में क्या करेंगे, CO2 ग्रहण करेंगे। मनुष्य जो है मेरे भाई, ये सिंपल सी बात है, ये बड़ा बढ़िया आदमी है। मनुष्य क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता रहता है। मनुष्य कहता है चाहे रात हो चाहे दिन हो, मेरा तो सिस्टम एकदम सीधा सा है। इसीलिए कभी कभी बोला जाता है कि रात्रि के समय में किसी भी व्यक्ति को पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात में जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। बात आ गई समझ में। आगे थोड़ी सी बात और समझ लेते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि क्लोरोफिल क्या होता है। क्या पूछा जाएगा, क्लोरोफिल क्या होगा। आप बोलेंगे पेड़ पौधों के हरे रंग का जो कारण है, यानी उनके हरे रंग का वर्णक जो होता है, उसी को हम क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। इनके 4 घटक होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जैंथोफिल। ठीक है, तो इनके 4 घटक होते हैं। यह अधिकतर पत्तों में पाया जाता है, बाकी की बॉडी में भी ये पाया जाता है, लेकिन तुम्हें पता है पत्तियां ही ज़्यादा हरी होती हैं किसी भी पेड़ में। ठीक है, कच्चे फलों में ये पाया जाता है, फिर धीरे धीरे जब फल पक जाते हैं तो उनमें वर्णी लवक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, आप बोलोगे वर्णी लवक, यानी वो लाल पीले हरे नीले, हरे छोड़ करके बाकी कोई अलग कलर का हो जाता है। जैसे टमाटर हो गया, वो लाल हो जाता है, पहले वो हरा होता है तब उसमें पाया जाता है क्लोरोफिल। तो याद रखना, क्लोरोफिल उसी में पाया जाता है जो हरे रंग का वर्णक हो। कच्चे टमाटर में तो क्लोरोफिल था, जैसे टमाटर पक गया ना, उसमें वर्णी लवक हो गया। ठीक है ना, वर्णी लवक का मतलब कोई और कलर का जो लवक हो जाए। ठीक है, आगे सुनना जरा, क्लोरोफिल के उदाहरण समझ लेते हैं। एक एक्टिविटी दे रखी है आपको, पूछा जा सकता है कि आप कैसे सिद्ध कर सकते हो कि क्लोरोफिल है। आप बोलोगे भैया एक काम करो कि सूर्य के प्रकाश में हम एक पत्ता तोड़ते हैं, फिर उबलते हुए जल में कुछ मिनट तक उसको पत्ते को उबालते हैं रख करके। ठीक है, फिर पत्ते के जो एंजाइम होंगे वो नष्ट हो जाएंगे, फिर हम पत्ते को एक एल्कोहल में डाल देंगे। एक एल्कोहल का बर्तन रखा था, हमने पत्ते को उसमें डाल दिया, पत्ती थोड़ी देर में आपको दिखेगी कि सफ़ेद हो जाएगी, मतलब जितना भी उसमें क्लोरोफिल होगा पूरा का पूरा निकल जाएगा। तो हमें इससे पता चलेगा कि पत्तों के अंदर क्लोरोफिल होता है, ना कि पत्ता हरा इसी ऐसे ही पत्ता ही हरा है। तुम सोचो, पत्ते के अंदर क्लोरोफिल भरा हुआ है। ठीक है ना, पत्ता जब पूरा खाली होगा तो व्हाइट कलर का पत्ता हो जाएगा, आर पार ट्रांसपेरेंट टाइप का। ठीक है, ये आप करके भी देख सकते हैं। सूर्य के प्रकाश से एक पत्ती तोड़नी है, पानी गर्म करना है, गर्म पानी में उसको डाल देना है, कुछ मिनटों तक उसको उबलने दो, उसके बाद उसको निकाल लो भैया। निकालने के बाद उसको एल्कोहल में डुबो दो। एल्कोहल में डुबोने के बाद जब उसे निकालोगे तो वो वहाँ पे सफ़ेद रंग का दिखाई पड़ेगा और एल्कोहल में पूरा का पूरा जो भी होगा क्लोरोफिल वो निकल जाएगा। आगे समझना जरा, स्टार्च की एक्टिविटी भी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे पता करें कि स्टार्च भी होता है। आप बोलोगे पत्ते को जब हमने गर्म किया, अगर हम इसमें स्टार्च होगा तो क्या करना पड़ेगा, आयोडीन की हम कुछ बूंदे डालते हैं। ठीक है, जहाँ पे स्टार्च ज़्यादा होगा, अगर उसमें स्टार्च होगा तो वो नीला नहीं होगा, तो वो भूरा हो जाएगा। अब सुनना जरा, इसका मतलब क्या है। मैंने कहा जैसे यहाँ पे कोई पत्ता था, यहाँ पे इसमें स्टार्च था, तुमने इसमें क्या डाला, तुमने इसमें भैया आयोडीन की बूंदें डाली, यहाँ पे ये भैया ऐसा ही बना रहा। ठीक है, ऐसा रहा ये। हमने कहा ये नीला नहीं हुआ, ये क्या हुआ, नीला नहीं हुआ, भूरा हो गया, तो इसका मतलब स्टार्च है। और हमने कहा कि स्टार्च नहीं है तो ये नीला हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना, अगर स्टार्च है तो नीला, नहीं है तो भूरा। अगर स्टार्च होगा तो ये नीला होगा, नहीं होगा तो ये भूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे भैया ब्राउन कब हो जाएगा, जब स्टार्च नहीं होगा। नीला कब हो जाएगा, जब स्टार्च होगा। ठीक है, ये 2 कंडीशंस आपको बात याद रखनी है कि हमें कैसे पता करना है। दोनों की दोनों बातें आपको समझ में आ गई। अब जरा बताओ, अगर आपसे मैं बताऊं कि क्लोरोफिल कैसे पता करोगे। क्लोरोफिल बोलोगे भैया सरल सी बात है, पानी गर्म करेंगे, गर्म पानी में एक पत्ता तोड़ के लाएंगे सूर्य की रोशनी के प्रकाश से, उसमें डाल देंगे, इसको कुछ मिनट तक उबालेंगे, कुछ मिनट तक उबालने के बाद इसको निकालेंगे और एल्कोहल में डुबो देंगे, ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा, इसका सब कलर निकल जाएगा, तो क्लोरोफिल पता चल गया। बोलोगे ठीक है। हमने कहा फिर वही सेम काम, हमने कहा स्टार्च कैसे पता करोगे। तुमने कहा भैया इसमें भी देखो, गर्म पानी करेंगे, गर्म पानी में एक पत्ता डाल देंगे, इस पत्ते को हम गर्म होने देंगे, इसको उबाल देंगे भैया कायदे से। ठीक है, फिर हम इसको निकालेंगे, इस पत्ते में रखेंगे, इस पत्ते में हम आयोडीन की कुछ बूंदें डालेंगे। अगर ये पत्ता ब्लू हो जाता है तो हम समझ जाएंगे, जैसे ये ब्लू हो जाए तो समझ गए इसमें स्टार्च है,
इसके अंदर स्टार्च है। पर हमने कहा अगर ये पत्ता ब्राउन हो गया, अगर ये पत्ता भूरा हो गया तो इसका मतलब इसमें स्टार्च जो है वो नहीं है भैया, स्टार्च जो है वो नहीं है। तो स्टार्च नहीं है तो ब्राउन होगा, स्टार्च है तो ब्लू होगा। साथ ही साथ याद रखना इसको गर्म पानी से निकाल के इसमें आयोडीन डालेंगे और इसको भैया यहाँ से गर्म पानी से निकाल के अल्कोहल में डालेंगे। ये दो बातें याद रखनी, छोटी छोटी सी हैं, बात समझ में आ गई होगी। अगर हम श्वसन की बात करें, ध्यान से सुनना, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशित ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया होती है तो प्रकाश ऊर्जा होती है जो क्लोरोफिल की सहायता से एक रिएक्शन बनाती है केमिकल, तो रासायनिक में बदल जाती है, आपको भी पता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो भैया ग्लूकोज प्लस स्टार्च के रूप में एकत्रित होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से मुक्त होती है वह प्रक्रिया हमारी O2 जो है वो अंदर लेने पे और CO2 बाहर छोड़ने के दौरान होती है। इसका मतलब ये है कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है, एक बात तो ये हो गई, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है। दूसरी बात यह प्रक्रिया कब होती है, जब ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ते हैं। तो श्वसन हम इसी को तो बोलते हैं कि हमारे द्वारा लिए गए ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने की प्रक्रिया, यही प्रक्रिया। तो अगर कोई पूछे मानव श्वसन क्या है, तो भैया सिंपल सी बात है, श्वसन की डेफिनेशन तो यही हो गई ना मानव के। क्या करता है ये, ऑक्सीजन ग्रहण की ले ली हमने और हम जो भी बोल रहे हैं तो मेरे मुंह से जो हवा साथ में निकल रही है कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना, सिंपल सी बात है भैया। आगे जरा आ जाओ, आगे आप देखोगे कि जो यौगिक इस क्रिया में ऑक्सीकृत होते हैं उन्हें श्वसनीय पदार्थ कहते हैं। मतलब सांस जब हम लेते हैं और उनमें जितने भी यौगिक ऑक्सीकृत होंगे वो सारे के सारे श्वसनीय पदार्थ कहलाएंगे। अब हमने कहा जरा चित्र से समझते हैं, एक रुधिर परिसंचरण वाली सिचुएशन बनती है। क्या बनती है, रुधिर परिसंचरण सिचुएशन। आप बोलोगे भैया जब हम सांस को लेते हैं, मैंने कहा जब मैंने श्वास अंदर के लिए ली तो श्वास ऐसे आई है फेफड़ों से होके, ठीक है। अब आप बोलोगे इससे भैया क्या होगी कि हवा में O2 का अवशोषण होगा, रुधिर में ऑक्सीजन का संवहन होगा और रुधिर में ऑक्सीजन का परासरण होगा। ये आई जब तब बातें हुई, ये बातें क्या हुई, जब हमने हवा को क्या किया, ग्रहण किया, देन ये वाला प्रोसेस हुआ, ठीक है। अब लेकिन देखना ऊतक ग्लूकोज के बाद इधर से क्या होता है, इधर से भैया क्या होगा, जरा ध्यान से देखना। यहाँ पे भैया रुधिर में CO2 का परासरण, रुधिर में CO2 का संवहन और हवा में CO2 का अवशोषण। तो एक तरफ से ऑक्सीजन का जो काम होता है, दूसरी तरफ से सेम काम कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। बात एकदम समझ में आ रही है। तो रुधिर के अंदर होने वाली सांस लेने के समय ये जितनी भी प्रक्रियाएं हैं और ये जो संरचना बन के तैयार होती है, इसी को हम रुधिर परिसंचरण कहते हैं, इसी को हम रुधिर परिसंचरण कहते हैं। ऊतक के ग्लूकोज होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसी को हम प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रुधिर के परिसंचरण। ये चित्र भी आपको याद रखना है भैया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आगे जरा बात करते हैं हम लोग अगले पेज पे। कोई आपसे पूछे स्थानांतरण क्या होता है, स्थानांतरण से सभी लोग समझते हो, कोई चीज़ यहाँ पे थी, यहाँ से यहाँ उठा लाए, यहाँ से यहाँ ले गए, यहाँ से नीचे ले आए, यहाँ से ऊपर ले जाए, ये सब हम उसको स्थानांतरण कर रहे हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान में अंतर करना स्थानांतरण कहलाता है, ठीक है। अब सुनो जरा स्थानांतरण की डेफिनेशन बड़े आराम से। पत्तों से हम लोग जल का वाष्पीकरण देखते हैं, जिससे होता क्या है कि जो जाइलम होता है वो जड़ों से पानी और खुले हुए लवण को ऊपर की ओर ले जाता है। जब खाना बनाते हैं आप तो पानी भी लाते हैं और भोज्य पदार्थ को बाद में बच्चों तक बांटना, अपने माता पिता को खाना बना के देना, अपने बहन भाई को खाना बना के देना, ये सारे काम करते हो। तो आप बोलोगे भैया अगर एक ट्री की हम बात करते हैं, जो एक ट्री है, इस ट्री में जड़ों के पास से जाइलम जो होता है वो पत्तों के बनने वाले भोजन के लिए पानी और खनिज लवण लेके जाता है। पूछे जाए कि पत्तों तक भोजन के लिए जल लेकर के कौन जाता है, जल या फिर और जो बाकी के लवण होते हैं, बाकी के जो लवण हैं इंपॉर्टेंट वाले पोषक तत्व हैं, वो कौन लेके जाएगा, तो बोलोगे भैया ये काम जाइलम करता है। कौन करता है, ये काम करता है जाइलम। भैया इसी का एक छोटा भाई भी है जिसका नाम है फ्लोएम। क्या नाम है, फ्लोएम नाम है भैया। फ्लोएम का काम ये होता है कि जब इसने तो खाना पहुंचाया सबको, अब ये क्या होगा, पत्तियों में बन रहा होगा खाना, कार्बन डाइऑक्साइड की अब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही होगी और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बाद पत्तियों में बनेगा खाना। अब पत्तियों से खाना लेकर के सभी पौधों को कि ये लो भाई, टहनी को भी यहाँ पे देना, एक शाखा को भी देना, एक फल को भी देना, इस पत्ती से इस पत्ती में आ जाना, इस पत्ती से इस डाल पे आना, इस डाल से इस तने में आना। तो भोजन को बांटेगा कौन पूरे के पूरे पेड़ में, फ्लोएम बांटेगा। और जड़ से लेकर के
पानी जड़ से लेकर के जल, और भैया इन्हीं जड़ों से लवण लेकर के ऊपर पत्तियों तक भोजन बनाने के लिए कौन लेके जाएगा, वो जाइलम लेके जाएगा। तो दोनों बातें समझ में आ गई, जाइलम क्या है और फ्लोएम क्या है। जाइलम का काम सिंपल सा ये होता है कि वो जड़ों के द्वारा पानी का और घुले हुए लवण जो होते हैं उनको ऊपर लेके जाता है पत्तियों तक। और फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम द्वारा जो भी भोज्य पदार्थ बन के तैयार होता है वो पौधे के अन्य भागों में बांटा जाता है या विभाजित किया जाता है, वितरित किया जाता है। ठीक है, बातें एकदम क्लियर हो रही ना, आप बोलोगे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बातें एकदम क्लियर हो रही। अगला आपसे पूछा जाता है कभी कभी वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। आप बोलोगे भैया सिंपल सी प्रक्रिया होती है। वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है पेड़ और पौधों के द्वारा जो जल वायुमंडल में वाष्पित होता है उसी को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। मतलब इसका क्या है, देखो यहाँ पे याद रखना, जो जाइलम होता है वो जल और लवण को देखो जड़ों से लेकर के पत्तियों तक जाएगा ऊपर। ठीक है, जो ऊपर लेके जाएगा वो जाइलम है, और जो पत्तियों से भोजन को सब हर जगह पहुंचाएगा, हर जगह बांटेगा, ऐसे करके एक एक करके पूरी में। तो बोलोगे ये है जो, ये भैया फ्लोएम है, तो ये फ्लोएम है, और ये भैया जो है ये जाइलम है। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम दोनों में बातें समझ में आ गई। एक पत्तियों तक भोजन पानी मतलब पानी और लवण की व्यवस्था करेगा, और दूसरा जो है वो सभी पत्तियों को, टहनियों को, सब जगह भोजन को बांटेगा, तो वो फ्लोएम हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन भैया क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन मैंने आपको बताया कि जैसे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे में पत्तियों में एक्स्ट्रा पानी होने पर ऊपर रंध्रों से निकल आएगा, और वो वायुमंडल में क्या होगा, एटमॉस्फेयर में वेपर बन के उड़ जाएगा। मतलब जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो वो क्या होगा, जलेगा और उड़ जाएगा, ऐसे मान लो वाष्पित हो जाएगा। तो इसी प्रक्रिया को हम वाष्पन या वाष्पोत्सर्जन, इसी को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। कोई समस्या यहाँ तक किसी को भी समझ में आ गई। अब भैया बात करो वाष्पन की। वाष्पन भी सेम ही प्रक्रिया है, वो पेड़ पौधों से हो रहा था तो वाष्पोत्सर्जन था। ये भैया जब पृथ्वी में कहीं पर जल गर्म होकर के ऊपर की ओर उड़ जाता है तो उसे हम वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। तो वाष्पन क्या है, बोलोगे कहीं जमीन में गड्ढे में पानी भरा था, सूर्य का प्रकाश पड़ा, ये गर्म हुआ और ये धीरे धीरे क्या हुआ, सोख, जिसे हम बोलते हैं सूख गया, यानी उड़ गया, वो वेपोरेट होकर, तो ये वाष्पन हो गया। यही प्रक्रिया अगर किसी पेड़ में होती है भैया, तो आप बोलोगे इनमें पत्तियों की सहायता से जो वायुमंडल में पानी को वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। तो बात समझ में आ गई वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन वाली। हाँ या ना जल्दी से बताना, और वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो भाई, पता नहीं क्या ही दिक्कत है तुम लोगों को। आगे नंबर पे भैया थोड़ा ध्यान से बात को सुनना, उत्सर्जन पे आ जाओ। उत्सर्जन आपको पता है भैया, उत्सर्जन का चित्र पूछा जाता है तो आपको ये याद रखना है पूरा का पूरा चित्र जो है। ठीक है, ये हमारा वृक्क है, यहाँ पे ये सिरा है मेरे भाई, ये वाला ये है सिरा। ये आप बोलोगे ये पृष्ठ महाधमनी है, ये वाली जो ये आई है खाली सी। उसके बाद ये मेडुला है, उसके बाद ये कार्टेक्स है, उसके बाद एड्रिनल ग्रंथि हमारी ये वाली होती है, श्रोणी हमारी ये वाली काली वाली जो दिख रही ये है, धमनी हमारी ये आई है इसी में धमनियाँ। ठीक है, उसके बाद धमनी और सिरा में अंतर हम लोग अगले चैप्टर में आई थिंक पढ़ेंगे, इस चैप्टर में इतना नहीं है। मूत्रवाहिनी हमारी यहाँ से होकर के आती है, ठीक है, ये ब्लेडर से, ये वृक्क से ये होकर के आई। ये क्या करती है, हमारे शरीर का जो भी मल मूत्र आप बोल सकते हो उनको निष्कासित करने के पार्ट्स हैं। ठीक है, ये निम्न सिरा हमारा है, ये नीचे वाला पार्ट, ये जो डार्क वाला है ये निम्न सिरा है। ठीक है, ये जो काला काला आपको पार्ट ये दिखाई पड़ रही है, काले वाले पार्ट, ये निम्न सिरा हो गया। अब भैया जरा ध्यान से सुनना, ब्लेडर हो गया और उसके बाद ये नीचे मूत्र मार्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूत्र मार्ग हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। आपसे ये वाला चित्र जो है हो सकता है बनाने के लिए पूछा जा सके। तो उस सर्जन में क्या क्या होता है, जरा सा चित्र है भैया, 1 सेकंड में 2 सेकंड में आप आराम से एक बार देखो, उसके बाद से एक बार बनाने की कोशिश कर लो, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, नाम आपको याद रखना है, बस कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको याद रखने हैं। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो आपसे पूछे जाएंगे और आपको इन क्वेश्चंस को इम्पॉर्टेंट लिख करके नीचे नोट कर लेना है, चैप्टर से हट के थोड़ा सा इनको क्या करना है, नोट कर लेना है। पहला आपसे पूछा जाता है कि मछलियाँ जो होती हैं वो श्वास किससे लेती हैं, बोला जाता है क्लोम द्वारा लेती हैं। इसी को हम बोलते हैं गलफड़ों द्वारा लेना। ठीक है, इसी के साथ याद रखना सरीसृप बोले जाए, अगर आपसे क्या बोला जाए कि सरीसृप किसकी सहायता से लेते हैं, बताना जरा। इसी तरह ध्यान रखना मेरे भाई, ग्लाइकोलिसिस जो होता है उसका अंतिम मेरे भाई एंजाइम कौन सा बनता है, अम्ल पायरुविक अम्ल बनता है। ये भी आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है जो एटीपी है उसका पूरा नाम क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। और अगर आपसे पूछा जाए बताओ ये एटीपी ऊर्जा जो है ये मुक्त कब होती है, ऊर्जा के रूप में एटीपी कब मुक्त होता है, आप बोलोगे जब श्वसन द्वारा, भैया जब श्वसन में, रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर
कार्बोहाइड्रेट्स टूटते हैं तो वहाँ से ऊर्जा मुक्त होती है, ऑक्सीकरण होकर के वो एटीपी के रूप में मुक्त होती है। इसी को हम बोलते हैं एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये पार्ट जो है पूरा कार्यक्रम होता है। अब देखो यहाँ पे आपको दिया भी है, सरीसृप जो होता है ये फेफड़ों से सांस लेते हैं। ये आपसे पूछे गए हैं सारे के सारे प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट है, 4-5 क्वेश्चंस हैं, इनको याद रखिएगा। साथ ही साथ पूछा जाए एटीपी ऊर्जा कहाँ से मुक्त होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में काम होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को जरा बताना कोशिका का क्या कहा जाता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, मैं बता चुका हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है 5वें चैप्टर में। तो चलो इसी के साथ में थैंक्स फॉर वाचिंग। 25 मिनट में पूरे चैप्टर को मेरे भाई हम लोगों ने खत्म कर लिया है। अगला चैप्टर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, पर याद रखना मेरे भाई 5वां, 7वां और 9वां ये 3 चैप्टर से जितने ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे ना, आप लोग बाद में सोचोगे कि ये चैप्टर्स हम लोगों को ध्यान से पढ़ने चाहिए थे, बहुत ज़्यादा ध्यान से। छठे से भी आएगा, लेकिन 5वां 7वां ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। और इन चैप्टर्स को पूरी तरीके से भैया तुमको रट लेना है, एकदम एक एक चीज़ मैंने समझाई, एकदम रट के चले जाना, बिल्कुल भाई सारे क्वेश्चन तुमसे बन जाएंगे। चलो फिर मिलेंगे अगले किसी नए चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।